Good morning, student. I am Rajesh Chaurasia. Today we are going to start our new chapter, class 8, chapter number 12, friction. So, question will come, what is the friction? ठीक है. तो आपने देखा होगा कि जब भी हम किसी भी फुटबॉल को किक करते हैं तो आफ्टर सम टाइम वो क्या हो जाती है, रुक जाती है. या किसी बॉक्स को हम क्या करते हैं, पुश करते हैं, तो आफ्टर सम टाइम वो क्या होता है, वो भी क्या हो जाता है, रुक जाता है. या फिर हम उससे फोर्स अप्लाइड करते हैं तो वो मूव नहीं करता. ठीक है. तो इन सब के पीछे रीजन क्या होता है. या फिर जैसे कि हम मान लो किसी केले के छिलके पे यदि हम चलते हैं तो क्या होते हैं, फिसल जाते हैं. या कहीं पे ऑयल वगैरह फैला हुआ होता है तो हम वहां पे सही तरीके से चल नहीं पाते. तो इन सब के पीछे रीजन क्या होता है, फ्रिक्शन. ठीक है. तो जो बॉल जिसको हम किक कर रहे हैं, आफ्टर सम टाइम वो बॉल रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है. तो उसके पीछे कौन सा रीजन होता है, फ्रिक्शन. उसके पीछे क्या रीजन होता है, फ्रिक्शन फोर्स. ठीक है. फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होता है उसके ऊपर. ठीक है. तो देखो, फ्रिक्शन फोर्स क्या है, हमने प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस किया था. फ्रिक्शन बेसिक बेसिक ऑफ फ्रिक्शन, मतलब फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है उसके बारे में हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस किया था. तो आज हम थोड़ा बेसिक इसके बारे में, जो भी बेसिक है सारा डिस्कस करेंगे. ठीक है. तो देखो, फ्रिक्शन होता क्या है, तो इट इज अ टाइप्स ऑफ कॉन्टेक्ट फोर्स. फ्रिक्शन इज अ टाइप्स ऑफ कॉन्टेक्ट फोर्स. ओके. तो डेफिनेशन क्या होती है, इट इज अपोजिंग फोर्स विच इज अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू कॉन्टेक्ट सरफेसेस. देखो, ये टाइप्स ऑफ कॉन्टेक्ट फोर्स है. तो ये फोर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब दो बॉडी कॉन्टेक्ट में होती है. यदि दो बॉडी कॉन्टेक्ट में नहीं है तो ये फोर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा. ठीक है. तो यदि मैं बात करूं फ्रिक्शन फोर्स की, तो फ्रिक्शन फोर्स देखो क्या होता है, जब भी दो बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में आती है, ठीक ठीक है, तो उसके बीच में एग्जिस्ट करता है. और ये करता क्या है, दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो रिलेटिव मोशन होता है उसको क्या करता है, अपोज करता है. रिलेटिव मोशन मतलब एक के रिस्पेक्ट में दूसरे का मोशन. जैसे कि मान लो, लेट अस कंसीडर कोई ऑब्जेक्ट है आपका, ठीक है, और ये मैंने किसी सरफेस पे रख रखा है. ठीक है. अब इस ऑब्जेक्ट को यदि मैं क्या करूंगा, इस पे यदि मैं फोर्स अप्लाइड करूंगा तो ये एक्सटर्नल फोर्स इधर से, तो फ्रिक्शन फोर्स किधर से लगता है, इधर से. ये क्या करेगा, इस मोशन को क्या करेगा, अप्रोच करेगा. मतलब ये इसको मोशन में नहीं आने देगा, या मोशन करेगा तो इसका अप्रोच करेगा. तो देखो डेफिनेशन क्या होती है, इट इज अपोजिंग फोर्स विच इज अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू. अब देखो, रिलेटिव मोशन, तो रिलेटिव मोशन होता क्या है, एक के रिस्पेक्ट में दूसरे का मोशन. जैसे कि लेट अस कंसीडर, समझना, दो ऑब्जेक्ट है हमारे पास, एक ऑब्जेक्ट दूसरा ऑब्जेक्ट. तो इसके इसका मोशन इसके रिस्पेक्ट में, इसको बोलेंगे रिलेटिव मोशन. जैसे कि ये मोशन कर रहा है किसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में, तो इसको बोलेंगे हम रिलेटिव मोशन. ठीक है. एक के रिस्पेक्ट में जो दूसरे का मोशन होता है उसको बोलते हैं रिलेटिव मोशन. अब देखो, बहुत कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसका, फ्रिक्शन के. तो देखो, इट इज हिडन फोर्स, इट इज हिडन फोर्स. तो ये क्या होता है, एक हिडन फोर्स होता है. अब वो कैसे होता है अभी अपन डिस्कस करेंगे. और इट इज ऑलवेज अप्लाई, it is always applied opposite to the external force. ठीक है. और it is exist if two bodies are in contact. if two bodies if two body are in contact, ये कब एग्जिस्ट करता है, जब दो बॉडी कांटेक्ट में होती है. अब देखना, समझना, देखो, इट इज हिडन फोर्स. ये हिडन फोर्स होता है. जैसे कि लेटेस्ट कंसीडर, समझना, जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है,
और ये हमारा ये ऑब्जेक्ट है। अब देखो इसके ऊपर मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, इसके ऊपर मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, बट ये ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं आ रहा है। क्यों? देखो हमने फर्स्ट चैप्टर में, मतलब जो चैप्टर 11 था आपका फोर्स एंड प्रेशर, उसमें डिस्कस किया था कि जब भी हम कोई भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, वो मोशन में आ जाता है, यदि कोई एक्सटर्नल फोर्स ऑपोजिट में नहीं लग रहा हो तो यहाँ पे हमें कोई फोर्स दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा, बट इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है, उसी फोर्स का नाम है फ्रिक्शन फोर्स। तभी तो देखो, यदि मैं इधर से कोई फोर्स अप्लाइड कर रहा हूं तो इसका मतलब इधर से भी कोई सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स इधर से अप्लाइड कर रहा है, जब भी तो ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मोशन नहीं कर रहा है। ठीक है, तभी तो ये ऑब्जेक्ट मोशन नहीं कर रहा है, समझ रहे हो? ठीक है, अब तो ये क्या होता है, हिडन फोर्स होता है, ये दिखता नहीं है हमें, ये अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, ठीक है, बट ये दिखता नहीं। मैं लगा रहा हूं बट ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं आ रहा, इसका मतलब इधर से भी कोई सेम मैग्नेट, जैसे मान लो मैं 5 न्यूटन का फोर्स इधर से अप्लाइड कर रहा हूं तो इधर से भी 5 न्यूटन का कोई फोर्स अप्लाइड हो रहा है, जो कि हमें दिख नहीं रहा। ये देखो इधर से कोई लगा तो नहीं रहा, तो वो लगा कौन रही, ये सरफेस, ये जो नीचे जो आपका ये बॉक्स है, इसकी सरफेस ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाइड कर रही है, उसी फोर्स का नाम है फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, अब इट इज ऑलवेज अप्लाइड ऑपोजिट टू द एक्सटर्नल फोर्स। ये हमेशा, जैसे कि मान लो मैं एक्सटर्नल फोर्स, देखो ये जो मैं अलग से जो फोर्स लगा रहा हूं ये एक्सटर्नल फोर्स लगा, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स, यदि मैं इसको इधर से लगा रहा हूं तो फ्रिक्शन फोर्स उधर से लगेगा, मतलब ये क्या करता है, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, मतलब इस बॉडी के मोशन को अपोज करता है। और यदि मैं इधर से लगाऊंगा तो वो अब इधर से लगेगा, जैसे मान लो मैं एक्सटर्नल फोर्स इधर से लगा रहा हूं तो फ्रिक्शन फोर्स अब किधर से लगेगा, इधर से। क्लियर? चलो, तो ये हमेशा क्या होता है, एक्सटर्नल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। इट इज एग्जिस्ट इफ टू बॉडी आर इन कॉन्टेक्ट। तो कोई टाइप्स ऑफ कॉन्टेक्ट फोर्स है तो ये तभी एग्जिस्ट करता है जब दो बॉडी कॉन्टेक्ट में होगी, जैसे कि ये और ये कॉन्टेक्ट में होगी तभी इनके बीच में फ्रिक्शन जनरेट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। यदि मान लो ये हवा में तो इनके बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो दो बॉडी कॉन्टेक्ट में आएगी तभी क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड होता है। जैसे कि मान लो मैं फ्रिक्शन फोर्स इधर से लगा रहा हूं तो सॉरी, जब मैं एक्सटर्नल फोर्स इधर से लगा रहा हूं तो फ्रिक्शन फोर्स इधर से लगेगा, और जब मैं एक्सटर्नल फोर्स किधर से लगाऊंगा, इधर से लगाऊंगा, तो फ्रिक्शन फोर्स किधर से लगेगा। तो कुल मिला के क्या कर रहा है, ये दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो मोशन हो रहा है, रिलेटिव मोशन, उसको क्या कर रहा है, अपोजिट कर रहा है। क्लियर? अब देखो एक और, यदि मैं इंपोर्टेंट पॉइंट की बात करूं तो एक और इंपोर्टेंट पॉइंट क्या हो जाएगा इसका, it is very according to the external force, it is very according to the external force। ये एक्सटर्नल फोर्स के अकॉर्डिंग वेरी करता है, बट इन अ लिमिट, एक लिमिट तक। अब कैसे, इस देखो ये जो पॉइंट है हमारा, ये दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, ये जो ये वाला पॉइंट है इसका मतलब हम समझते हैं। ठीक है, इसका मतलब होता क्या है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होगा, जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसके ऊपर मैंने कोई दूसरा ऑब्जेक्ट रखा, ठीक है, या ये मान लो ये कोई सरफेस है, इसके ऊपर मैंने ये ऑब्जेक्ट रखा। ठीक है, अब जैसे कि ये बॉक्स और इन दोनों बॉक्स के ऊपर के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स है उसकी वैल्यू लेट अस कंसीडर 10 न्यूटन है। हमने किसी तरह ये वैल्यू फाइंड कर ली। ठीक है, तो अब देखो मैं इधर से मतलब इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, 10 न्यूटन। ठीक है, जैसे कि यहां पे भी समझा देता हूं, जैसे कि ये कोई बॉक्स है, ये इस सरफेस पे रखा हुआ है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, 10 न्यूटन। ठीक है, तो अब देखो मैंने इधर से 2 न्यूटन का फोर्स अप्लाइड किया तो ये ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं आया। इसका मतलब क्या हो रहा है कि इधर से भी हमें कितना फोर्स मिल रहा है, फ्रिक्शन फोर्स कितना मिल रहा है, 2 न्यूटन। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इधर से 4 न्यूटन का फोर्स अप्लाइड किया तो इसका, और तब भी ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं आ रहा, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इधर से भी हमें कितना न्यूटन फ्रिक्शन फोर्स मिल रहा है, 4 न्यूटन। अब मैंने क्या किया, 6 न्यूटन,
तो इधर से भी 6 न्यूटन, क्योंकि ऑब्जेक्ट रेस्ट कंडीशन में ही है, अभी भी ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं आ रहा, ऑब्जेक्ट अभी तक भी क्या है, रेस्ट कंडीशन में ही है। अब मैंने क्या किया, 8 न्यूटन किया, बट फिर भी ऑब्जेक्ट रेस्ट कंडीशन में, तो इसका मतलब क्या हुआ, इधर से भी कितना मिल रहा है मुझे, 8 न्यूटन। क्योंकि देखो अब मैं ये चीज आपको क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि देखो हमने इसकी वैल्यू फाइंड कर ली कि इन दोनों के बीच में मैक्सिमम कितना फोर्स लग रहा है, 12 न्यूटन। कौन सा फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स। तो देखो यदि मैं 2 न्यूटन इधर से फोर्स अप्लाइड कर रहा हूं, तो इसको भी, तो इसको मान लो जैसे 10 न्यूटन इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, या 12 न्यूटन जो भी मान रहे हो आप, तो वो लगना चाहिए, जैसे 10 न्यूटन लग रहा है तो 10 न्यूटन एक साथ लगना चाहिए। तो ये ऑब्जेक्ट इधर मोशन करना चाहिए, बट इधर नहीं कर रहा। क्यों, क्योंकि ये यदि मैं 2 न्यूटन कर रहा हूं इधर से अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स, तो फ्रिक्शन फोर्स भी अपना कितना लगा रहा है, 2 न्यूटन, तभी तो रेस्ट कंडीशन में। देखो यदि ये 10 न्यूटन या 3 न्यूटन भी लगाता तो इधर मोशन में आ जाता ये ऑब्जेक्ट आपका, बट ये तो रेस्ट कंडीशन में ही है। तो अब मैं 6 न्यूटन लगा रहा हूं तो फिर भी रेस्ट कंडीशन में। इसका मतलब क्या हुआ, फ्रिक्शन फोर्स भी कितना लग रहा है, 6 न्यूटन। अब मैं 8 न्यूटन फोर्स अप्लाइड कर रहा हूं, तो इधर से भी कितना लग रहा है, 8 न्यूटन। अब इधर से मैंने कितना लग किया, देखो इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 10 न्यूटन। अब मैंने कितना किया, 10 न्यूटन। तो इधर से भी कितना, अब देखो अब भी रेस्ट कंडीशन में ही है, तो इधर से भी क्या लग रहा है, 10 न्यूटन ही फोर्स लग रहा है। समझ रहे हो। अब मैंने क्या किया, 10.001 न्यूटन लगा दिया, तो अब क्या हुआ, ऑब्जेक्ट मोशन करने लग गया। क्योंकि अब इस ऑब्जेक्ट की, अब जो जो इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, इन दोनों की लिमिट खत्म होगी, उस फ्रिक्शन फोर्स की लिमिट, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू दोनों की कितनी, मतलब इसमें जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू कितनी थी, 10 न्यूटन। तो 10 न्यूटन की वैल्यू खत्म। तो अब मैंने कितना लगा दिया, 10 पॉइंट कुछ, जैसे हमने बैलेंस अनबैलेंस फोर्स पढ़ा था ना, तो उसमें जिधर भी मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है ऑब्जेक्ट उधर मोशन कर जाता था, तो वो अनबैलेंस फोर्स हो जाता था ना। तो यहाँ पे देखो, इट इज वेरी अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल फोर्स इन अ लिमिट। तो जो फ्रिक्शन फोर्स, इट इज का मतलब फ्रिक्शन फोर्स, तो फ्रिक्शन फोर्स इज वेरी अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल फोर्स इन लिमिट, बट एक लिमिट थे जहां तक कि दोनों की मैक्सिमम वैल्यू, जैसे यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी थी, 10 न्यूटन। तो 10 न्यूटन तक ही वो वेरी करेगा। यदि 10 न्यूटन के बाद हमने फ्रिक्शन फिर फोर्स की वैल्यू ज्यादा कर दी, तो उसकी ज्यादा उससे लिमिट है ही नहीं, तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मोशन में आ जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ कि जो आपका जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो किसके अकॉर्डिंग वेरी करता है, एक्सटर्नल फोर्स। जैसे कि मैंने 2 न्यूटन लगाया तो उधर से भी कितना लगा, 2 न्यूटन, तभी तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो। मैंने 5 न्यूटन लगाया तो उधर से भी कितना लगा, 5 न्यूटन, तभी तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में था। यदि मैं इधर से 5 न्यूटन लगाता तो उसकी तो मैक्सिमम लिमिट कितनी थी, 10 न्यूटन, तो ऑब्जेक्ट मोशन कर जाना चाहिए ऑपोजिट डायरेक्शन में, बट ऐसा नहीं हुआ क्योंकि वो भी कितना लगा रहा है, 5 न्यूटन। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी चीजें, सारे पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए फ्रिक्शन के बारे में। तो फ्रिक्शन हमेशा कोई भी जो एक्सटर्नल फोर्स होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। किसी भी ऑब्जेक्ट पर हम जो फ्रिक्शन फोर्स हमेशा किस डायरेक्शन में लगेगा, अपोजिट टू द एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स जो जिस डायरेक्शन में लगाएंगे ना उसके अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, अब देखो, अब जो मेन इंपोर्टेंट पॉइंट है कि ऑन विच फैक्टर फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड। तो ऑन विच फैक्टर फ्रिक्शन फोर्स इज डिपेंड। ठीक है, तो किन किन फैक्टर पे फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड करता है। सो ऑन विच फैक्टर फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड। तो किन फैक्टर पे फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड करता है। तो देखो, एक तो किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द सरफेस, नेचर ऑफ द सरफेस। और सेकंड करता है इंटरलॉकिंग ऑफ द बॉडी, इंटरलॉकिंग बिटवीन द बॉडी, इंटरलॉकिंग। ठीक है, इंटरलॉकिंग बिटवीन द बॉडी। ठीक है, इंटरलॉकिंग जो दो बॉडी के बीच में जो इंटरलॉकिंग, देखो जो नेचर ऑफ सरफेस पे फ्रिक्शन फोर्स कैसे डिपेंड करता है। जैसे कि मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट हुआ, उसको हमने यदि प्लेन सरफेस पे रखा तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, कम होगा।
फ्रिक्शन देखो, प्लेन सरफेस पे यदि कोई भी ऑब्जेक्ट होता है तो इजी वे में क्या होता है, ऑब्जेक्ट खिसक जाता है, ठीक है। बट यदि मान लो सरफेस कैसी हुई, सरफेस कैसी हुई, रफ हुई, तो क्या होता है, ऑब्जेक्ट को खिसकाना थोड़ा भारी हो जाता है, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा हो जाता है। रफ सरफेस की कंडीशन में फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाता है, ज्यादा। तो उसको थोड़ा निकाल, मतलब उसको मूव कराने में हमें ज्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट, एक्सटर्नल फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो देखो नेचर, सरफेस की नेचर पे डिपेंड किया ना, यदि प्लेन सरफेस हुई तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और यदि रफ सरफेस हुई तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू बढ़ जाती है, ठीक है। अब इंटरलॉकिंग बिटवीन द बॉडी, देखो इंटरलॉकिंग क्या होती है, देखो देखो फ्रिक्शन फोर्स लगता क्यों, सबसे पहले देखो फ्रिक्शन फोर्स लगता क्यों, जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है हमारा, ठीक है। अब देखो ये दिखने पर तो हमें ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल प्लेन सरफेस पे ये, ठीक है। बट जब इसको माइक्रोस्कोप लेवल पे देखे ना, या माइक्रोस्कोप से देखे, तो इसमें बहुत सारे, जैसे कि ये यहां देखा था, देखो तो ऐसा दिखता है, देखो तो बहुत सारे हिल्स हिल्स और वैली होते हैं। इसको माइक्रोस्कोप लेवल पे देखा मैंने, ये माइक्रोस्कोप लेवल से, तो देखो कितने हिल्स और वैली नजर आ रहे हैं। नॉर्मल बाई नेक्ड आइज से देखने पर क्या मिल रहा है, क्या दिख रहा है हमें कि ये प्लेन है। बट जब हमने माइक्रोस्कोप लेवल पे इसको देखा तो इतने सारे हिल्स और वैली, तो क्या होता है इनमें इंटरलॉकिंग हो जाती है, जैसे कि इस तरीके से। इंटरलॉकिंग किस तरीके से होती है, ये इस तरीके से, एक दूसरे की सरफेस इसमें ये, इसमें क्या हो जाती है, फिक्स हो जाती है। तो अब देखो इसको निकालना थोड़ा भारी हो जाता है, ठीक है। तो इस वजह से फ्रिक्शन फोर्स जनरेट होता है। तो दो पॉइंट है जिन पे कि फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द सरफेस, सरफेस की नेचर, मतलब यदि सरफेस कैसी होगी, प्लेन होगी, तो फ्रिक्शन फोर्स कम होगा, और इंटरलॉकिंग और रफ सरफेस होगी तो फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा होगा। और इंटरलॉकिंग, इंटरलॉकिंग यदि, इंटरलॉकिंग कब ज्यादा होगी, जब सरफेस रफ होगी। इंटरलॉकिंग कब कम होगी, जब सरफेस प्लेन होगी। तो कुल मिला के दो फैक्टर है जिन पे कि आपका फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड करता है, ठीक है। और देखो हमारी डेली लाइफ में फ्रिक्शन फोर्स के बहुत सारे यूजेज है जो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। हम जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, और व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये जो हमारा ये लेक्चर था टोटली बेसिक ऑफ द फ्रिक्शन पे डिपेंड था। तो इसमें हमने जो भी बेसिक चीजें थी फ्रिक्शन के बारे में उन सभी पे हमने डिस्कस किया। ओके, थैंक यू।